जापानीज स्टूडेंट रित्सुकी काकुयामा को ट्रक ने टक्कर मारकर सीधे इसेकाई वर्ल्ड में पहुंचा दिया, वो भी तब जब उसे अपने ड्रीम यूनी में एडमिशन मिला था। वो किसी रिच नोबल फैमिली में नहीं बल्कि एक गरीब पेजेंट घर में रीबॉर्न होता है। ऐसा लगता है जैसे ट्रक कुन को उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थी। उसकी फैमिली भी काफी खराब है और ब्लैक एशियन हेयर होने की वजह से उसे इस दुनिया में अजीब समझकर बुली किया जाता है। तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिससे उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ बदलने वाली है, लेकिन सिस्टम उसे सीधा नोबडी लूजर बोल देता है और उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत करके फैमिली का डेट चुकाना। लड़के ने सोचा था कि वो डाविंची जैसा जीनियस बनेगा या एक पावरफुल नाइट, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब वो एक ग्रिजली बेयर से टकरा जाता है। इयन और उसकी सिस्टर की जान एक मेज बचाती है जो उस जायंट बेयर को एक ही वार में खत्म कर देती है। इयन हैरान रह जाता है कि इतनी पावरफुल मेज इस छोटे से विलेज में क्या कर रही है। वो वुमन बताती है कि उसे एक प्रोफेसी मिली थी, एक ब्लैक हेयर्ड बॉय को ढूंढने की। इयन उस डिस्क्रिप्शन में परफेक्टली फिट होता है, इसलिए वो उसमें इंटरेस्ट लेती है। दूसरी तरफ इयन अभी भी शॉक में है कि उसने इतने बड़े बेयर को वन शॉट कैसे कर दिया। उसे बताया जाता है कि कोई भी मेज बन सकता है, जिससे इयन के अंदर होप जागती है कि वो भी एक दिन मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। वो काइंड मेज उसे भरोसा दिलाती है कि एक पेजेंट होने के बावजूद वो अपनी फेट बदल सकता है और मेज बन सकता है। वो उसे मैजिक सिखाने का ऑफर भी देती है और इयन समझ जाता है कि ये मौका उसकी खराब जिंदगी को पलट सकता है। मेज उसे अपने स्टडी रूम में ले जाती है जहां उसका पहला ओपोनेंट होता है, एक भारी किताब जिसका नाम मोरोनियस है, जिसमें मैजिक की बेसिक्स भरी हुई हैं। मेज बाकायदा उसके पेरेंट्स और सिटी लॉर्ड से परमिशन लेकर आती है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। सबको उससे बड़ी उम्मीदें हैं और इयन भी पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है। वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और सिस्टम धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करता है। मोरोनियस की कंप्लीशन 27% तक पहुंचती है। फिर कई और हैवी बुक्स और अजीब हैरी पॉटर जैसे स्पेल नेम्स सीखते सीखते वो 99% तक पहुंच जाता है। आखिरकार मोरोनियस पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है और अब इयन मैजिकल लैंग्वेज को परफेक्टली समझ और इस्तेमाल कर सकता है। पूरे 7 साल बीत जाते हैं उसकी ट्रेनिंग में और हैरानी की बात यह है कि उसकी टीचर बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे पहले थी। अब वो कहती है कि उसकी प्राइवेट ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब अगला स्टेप शुरू होगा। अब इयन के पास सिर्फ एक स्किल है, मैजिकल लैंग्वेज को समझना और उसे मैनिपुलेट करना। अगली सीन में हम खूबसूरत माउंटेन्स और शांत स्काई देखते हैं और उसी के नीचे इयन आसमान से गिरते हुए बुरी तरह पिट रहा होता है। वो अपनी मास्टर से कंप्लेन करता है कि वो बहुत तेज जा रही है, लेकिन साफ दिखता है कि टीचर इस सबको एंजॉय कर रही है। इयन डर से कांप रहा है और कहता है कि उसने पिछले 6 साल में सिर्फ एक लैंग्वेज सीखी है, वो कोई प्रॉपर मेज नहीं है। उसकी टीचर उसे कहती है कि वो आसपास की आवाजों पर ध्यान दे, लेकिन इयन सोचता है कि ये पागलपन है। इतनी ऊंचाई पर कौन सी आवाजें? शुरू में उसे सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो ध्यान लगाता है तो उसे कुछ विस्पर्स सुनाई देते हैं, जैसे कोई एंटिटीज उसकी उड़ान देखकर हैरान हो रही हों। इयन सोचता है कि क्या ये मोरोनियस की आवाज है। तभी सिस्टम बताता है कि उसने एक नई स्किल अनलॉक की है, एयर आर्ट, जिससे वो विंड मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। मजेदार बात यह है कि उसकी पहली प्रैक्टिकल स्किल उसे सुपरमैन जैसा बना देती है। ट्रेनिंग के बाद उसकी मास्टर उसे चिढ़ाती रहती है और उसकी हालत पर हंसती है, जबकि इयन कंप्लेन करता है कि सारा मजा वो ले रही है। उसकी टीचर समझाती है कि मेजेस असल में नेचर की मिस्टीरियस पावर्स को बोरो करते हैं और उनसे कम्युनिकेट करके मैजिक इस्तेमाल करते हैं। यही इस दुनिया का मैजिक सिस्टम है जो इयन को पूरी तरह चौंका देता है। वो ऊपर वाली आवाज मेज बैडी बताती है कि वो असल में हवा की आवाज है और उसे बाकी मिस्ट्रीज की आवाजें भी सुननी होंगी। इयन, जिसे अब मैजिक कैसे काम करता है इसका थोड़ा समझ आ गया है, खुशी खुशी इस तरीके को फॉलो करता है। उसे गंभीरता से देखते हुए वो उसका दूसरा मिशन देती है, वाटर आर्ट्स को समझना। जैसा तुम सोच सकते हो, प्रो को बेसिकली पानी में डुबोने भेज दिया जाता है ताकि वो माइकल फेल्प्स बने या सीधे समुद्र में मर जाए। वो तो लहराते पानी से बात भी नहीं कर पाता, बस जैसे तैसे खुद को संभाल रहा होता है। फिर उसकी टीचर उसे फ्रॉस्ट आर्ट्स लेने को कहती है और उसे एंटार्क्टिका के बीचों बीच भेज दिया जाता है जहां उसके बॉल्स जम रहे होते हैं। इस पॉइंट तक उसकी टीचर काफी होपफुल और उसकी लर्निंग स्पीड से इम्प्रेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ हमारा लड़का अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल कर रहा है और मुश्किल से सब मैनेज कर रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए ये साइको मेज बैडी अपनी उंगलियां चटकाती है और इयन के सामने हेल की फ्लेम्स पैदा कर देती है। हमारा लड़का समझ जाता है कि अभी अभी जमने के बाद अब ये उसे जलाने वाली है। वो अपनी मास्टर से मर्सी मांगता है, लेकिन हमेशा की तरह फ्लेम्स की आवाज सुनता है जो यंग ह्यूमन में क्यूरियोसिटी जगाती है। फ्लेम्स का पहला सवाल होता है,
क्या वो उसे खुशी खुशी जला सकते हैं? और तुम इमेजिन कर सकते हो उसका रिएक्शन, क्योंकि ब्रो लिटरली पक चुका है। अगली सीन में हम केव्स में जाते हैं जहां इयन को अर्थ आर्ट समझनी है, जो अब तक का फाइनल टास्क है। अर्थ की आवाज काफी सूदिंग होती है, कुछ विजडम बोलती रहती है जैसे मास्टर उगे या कुछ ऐसा। हमारा लड़का भी कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता उसने क्या सुना, जिससे उसे लगता है शायद उसमें अर्थ आर्ट समझने की एबिलिटी ही नहीं है। ब्रो इसे रिलीफ समझकर बाहर निकलने लगता है, तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है कि उसे बोनस में स्किल पॉइंट्स मिले हैं। ये पॉइंट्स उसकी मैजिक प्रोफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और अभी उसके पास 100 पॉइंट्स हैं। इससे इयन को कंफर्म हो जाता है कि वो इस दुनिया में चीट कर रहा है, क्योंकि ये सब फ्री में नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली अर्थ अभी उसका वीक एलिमेंट है, तो वो उसे अपग्रेड करने का फैसला करता है और स्क्रीन पर टैप करता है। जैसे ही वो करता है, स्क्रीन तेज नीली रोशनी से चमक उठती है। तभी अर्थ की आवाज उसे वार्निंग देती है कि नीचे लावा है और अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो अर्थक्वेक आ सकता है और लावा सरफेस पर आ सकता है। इयन अब समझ जाता है कि ये आवाज क्या कह रही है। उसका गोल बस यहाँ से निकलना है और अपनी मास्टर को बताना है कि उसने मिस्ट्री की आवाज सुन ली। सबसे पहले इयन फायर को कमांड देता है जलने के लिए, ताकि उसे रास्ता दिख सके। इस बार एक अलग आवाज दर्द में चिल्लाती है और लाइट से नफरत जताती है। इयन उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है क्या ये भी अर्थ की आवाज है, लेकिन ये एलिमेंट अलग है, वो एलिमेंट नहीं जो उसकी मास्टर ने बताया था, क्योंकि असल में लाइट से नफरत सिर्फ डार्कनेस की आवाज को होती है और यही ये मिस्ट्री है। इयन चौंक जाता है। बाहर उसकी मास्टर अपना स्केड्यूल देख रही होती है और सोचती है कि उसे शायद एक पायरोमैंसर कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ेगी। तभी उसका स्टूडेंट जल्दी से बाहर आता है। वो इयन को फाइनली सक्सीड करने पर कंग्रेचुलेट करती है और वो एक्साइटेड होकर बताता है कि उसने डार्कनेस के शैडोज से कंटैक्ट कर लिया है। ये सुनकर मेज बैडी पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो डार्क से कनेक्ट करेगा। इससे वो सोचने लगती है कि क्या उसने सच में इतनी कावर्डली मिस्ट्री से कांटेक्ट किया है। उसकी साइलेंस से इयन को चिंता होती है। वो उसे बताती है कि अब उन्हें माउंटेन से नीचे उतरना होगा। लड़का खुश हो जाता है और सोचता है अगला एडवेंचर कहाँ होगा, लेकिन लगता है इयन ने उसकी बात गलत समझ ली है, क्योंकि उसकी मास्टर का मतलब कुछ और ही होता है। वो साफ तौर पर कहती है कि अब से वो दोनों ऑफिशियली अलग रास्तों पर जाएंगे। अपनी बाईं तरफ इशारा करते हुए वो उसे क्रोनोलिक जाने को कहती है, जहां वो जल्द ही स्पेस टाइम सॉर्सरर कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा, क्योंकि अगर उसकी किस्मत में ऐसे आर्ट्स सीखना है तो वहां उसे कोई कॉम्पिटेंट स्पेस टाइम सॉर्सरर भी मिल सकता है। ब्रो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि अचानक उसे स्पेस टाइम जैसा नया कॉन्सेप्ट सीखने को कहा जा रहा है। उसकी कंफ्यूजन देखकर वो खुश होती है। एल्ड सोचती है कि ये लड़का नेचुरली मिस्ट्रीज को खोजने की एबिलिटी लेकर पैदा हुआ है और अपने गट फीलिंग से वो जानती है कि वो स्पेस टाइम की पावर भी यूज कर सकेगा। इसी के साथ उनका साथ यहीं खत्म हो जाता है। एल्डिथ एक्साइटेड है उससे 3 साल बाद द्रनहाइम में मिलने के लिए। अगली सीन में हम उस रीजन में आते हैं जिसके बारे में उसने बताया था। ये टाउन थोड़ा रूरल दिखता है, लेकिन लोग काफी बिजी हैं। इयन उस कॉन्फ्रेंस को ढूंढ रहा है जिसके बारे में उसकी मास्टर ने बताया था। वो अब भी सोचता है कि वो औरत कितनी अनप्रिडिक्टेबल है जो उसे यहाँ भेज दिया। भीड़ में एक आदमी ट्रैवल गाइड जैसा लगता है जो लोगों को नॉर्थ जाने में हेल्प कर रहा है। इयन को याद आता है कि उसकी मास्टर ने कहा था कॉन्फ्रेंस नॉर्थ में होगा, और क्योंकि वो फ्री है ट्रैवल करने के लिए, वो सोचता है कि अभी निकल जाना बेस्ट रहेगा। अगली सीन में कुछ लोग कैंप लगा रहे होते हैं और इयन भी उनके साथ बैठा होता है। उनमें से एक आदमी जिसने उसे पहले बुलाया था मर्चेंट गिल्ड मास्टर लीक होता है। लीक पूछता है क्या ये लड़के का पहली बार नॉर्थ जाना है, और इयन कहता है कि वो बस एक काम की वजह से जा रहा है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है कि शायद उसे ड्रैगन माउंटेन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इयन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वहां सपोजिडली डेंजरस ब्लैक ड्रेक्स होते हैं जो बहुत खूबसूरत लेकिन खतरनाक हैं और उन्हें हैंडल करना आसान नहीं। लीक फ्रेंडली बनने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या उसे लड़ना या भागना आता है। इयन इस आदमी से कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन कहता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तुरंत ही वो आदमी उसे यूजलेस कह देता है और उसका प्रोफेशन पूछता है। शर्म के साथ इयन बताता है कि वो एक मेज है। ये सुनकर लीक शॉक में आ जाता है और उसे लॉर्ड मेज कहता है। उनकी बात सुनकर एक लड़की का ध्यान उस पर जाता है। वो क्लोक पहने लड़की मुड़कर देखती है क्या हो रहा है। बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं कि ये लड़का मेज है। इयन खुद नहीं समझ पाता कि लोग इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके इतना बोलते ही माहौल बदल जाता है। जैसे उसकी एबिलिटीज को रिस्पेक्ट करते हुए लीक तुरंत उसका सबऑर्डिनेट जैसा बिहेव करने लगता है और उसे खाना सर्व करने लगता है। इयन मना करता है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए नया बोल लेने चला जाता है। धीरे धीरे लोग उसके मेज होने की बात करने लगते हैं। कुछ लोग डाउट भी करते हैं और कहते हैं कि उसका अपीयरेंस उसे वीक दिखाता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। ये हेटर्स उसे अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, जबकि इयन उन्हें इग्नोर करता है। तभी वो लड़की जो पहले इंटरेस्टेड थी उसके पास आती है और धीरे से कहती है कि अगर वो सच में मेज है तो उसे कोई स्पेल यूज करके सबको दिखाना चाहिए कि असली बॉस कौन है। ये अप्रोच थोड़ा एग्रेसिव लगता है, लेकिन इयन समझ नहीं पाता।
इसका पॉइंट क्या है? लड़की समझाती है कि मर्सनरीज अक्सर क्वाइट लोगों को वीक समझते हैं, इसलिए अपनी पावर दिखाना जरूरी होता है ताकि लोग डरें और रिस्पेक्ट करें। अगर इयन ऐसा कर देता है तो सबको पता चल जाएगा कि वो टॉप है और मर्सनरीज खुद उसके सबऑर्डिनेट बन जाएंगे और मुश्किल में उसकी रक्षा करेंगे। ये आइडिया इयन के लिए नया है। वो समझता है लड़की क्या कहना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात, ब्रो ने पहले कभी लोगों पर गुस्सा दिखाने का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया है। जब ये कॉन्वर्सेशन चल रही होती है तभी खाना सर्व करने वाला आदमी चुपके से इयन के बोल में थूक देता है और उसे पत्ते से ढक देता है। ये बेइज्जती देखकर हमारा लड़का गुस्से से भर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इस आदमी ने इतनी हिम्मत कैसे की कि उसके खाने में थूक दिया। अचानक जमीन हिलने लगती है, जिससे सर्वर समझ जाता है कि उसने बड़ी गलती कर दी। इयन उसके पास जाता है और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ पूछता है कि उसने उसकी प्लेट में थूकने की हिम्मत कैसे की। डर के मारे सर्वर कांपने लगता है और तुरंत लॉर्ड मेज से माफी मांगने लगता है, जिससे इयन और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उसने प्लेट को पॉलिश करने के लिए ऐसा किया। इयन और भड़क जाता है कि इस आदमी के हिसाब से प्लेट साफ करने का सबसे अच्छा तरीका उसमें थूकना है। वो आदमी आर्ग्यू करता है कि पानी एक्चुअली गंदा होता है, इसलिए वो उससे भी खराब होता। इयन उसकी बात समझ नहीं पाता और उसकी लॉजिक पर सवाल करता है। तब वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि पानी में मिट्टी और पैरासाइट्स होते हैं, इसलिए वो प्लेट्स को पानी से नहीं धोता। और यार, ये सबसे बेकार रीजनिंग है, क्योंकि वो सच में मानता है कि उसका थूक ज्यादा साफ है। ये सुनकर इयन अंदर तक हिल जाता है और पूरी रात यही सोचकर परेशान रहता है। वो लिटरली शॉक में जम जाता है, क्योंकि इस मेडिवल दुनिया में हाइजीन नाम की चीज ही नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड होकर इयन ठंडे अंदाज में एक स्पेल बोलता है और कैंप फायर से फ्लेम्स को भड़काता है। आग इतनी ऊंची उठती है कि आसपास के लोगों से भी ऊंची हो जाती है, जिससे सब डर जाते हैं और वो लड़की भी शॉक हो जाती है जिसने उसे आइडिया दिया था। अपने स्ट्रॉन्ग टोन में इयन उन्हें आदेश देता है कि तुरंत पानी लाओ और उन्हें डर्टी मेडिवल बास्टर्ड्स कहकर डांटता है। दोनों आदमी डर कर भागते हैं और पानी लाने चले जाते हैं। उन्हें समझ भी नहीं आता कि उन्होंने गलती क्या की। अगली सीन में रात शांत हो जाती है। सब सो चुके होते हैं, लेकिन मर्सनरीज कैथी नाम की लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। एक गंदा आदमी उसे अपने लिए चाहता है, क्योंकि उसकी सोच रात के 3 बजे खराब हो रही है। दूर उसे कैथी मिलती है तो वो उसे बुलाता है, लेकिन वो देखता है कि कैथी बेहोश है और कुछ बैंडिट्स उसे उठा ले गए हैं। मर्सनरीज उन पर चिल्लाते हैं, लेकिन उनका माचो एक्ट फेल हो जाता है जब एक आदमी को एरो लगकर वो मर जाता है। बाकी मर्सनरीज गुस्से में लड़ने दौड़ पड़ते हैं। उनका लीडर उन्हें छोटे कीड़ों की तरह ट्रीट करता है। तभी कैथी होश में आती है और उस आदमी की पीठ काटने लगती है जिसने उसे पकड़ा था। वो आदमी उसे नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकता। कैथी भागने की कोशिश करती है और लीडर अपने लोगों को उसे पकड़ने का आदेश देता है। इस बीच हमारा लड़का अपने टेंट में सो रहा होता है और वही डिस्गस्टिंग यादें सोच रहा होता है कि लोग यहाँ थूक से सफाई करते हैं। तभी बाहर का शोर उसे जगा देता है। एक मिस्टीरियस आवाज उसे उठने को कहती है। वो आसपास की ऑरा महसूस करता है और मर्सनरीज की आवाजें सुनता है जो उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। लीक सबसे पहले आता है और लॉर्ड मेज को बताता है कि वो बड़ी मुसीबत में है। अगली सीन में इयन फाइट एरिया में पहुंचता है, जहां मर्सनरीज बैंडिट से लड़ रहे होते हैं। उनका लीडर सबसे ताकतवर है और आसानी से उन्हें काट रहा है। वो अपने लोगों को आदेश देता है कि बिना दया के सबको मार दो और मिसिंग लड़की को ढूंढो। कैथी पास के पेड़ के पीछे छुपी होती है और डर के मारे कांप रही होती है। तभी एक आदमी उसे ढूंढ लेता है और उसकी सबसे बड़ी डर वाली बात सच हो जाती है। वो उसके सामने तलवार रखता है और धमकी देता है कि अगर वो तुरंत खड़ी नहीं हुई तो वो उसका हाथ काट देगा। कैथी डरी हुई डर के मारे सिमट जाती है, ये जानते हुए कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। वो खड़ी भी नहीं हो पाती कि ये निर्दयी आदमी अपनी तलवार उठाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन उसी पल कुछ उसे इतनी जोर से टकराता है कि जमीन भी इम्पैक्ट से फट जाती है। कैथी कुछ बोल नहीं पाती, जबकि उसका बचाने वाला उसके पीछे खड़ा होता है। इयन ने अपना स्पेल कास्ट किया था और सही समय पर पहुंचता है। वो उसे हैरानी से देखती है, जबकि वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उसके पास ही रहे। उसकी कॉन्फिडेंस उसे सुकून देती है और बाकी लोग भी ग्रुप बनाकर लॉर्ड मेज के पीछे खड़े हो जाते हैं। ये देखने में फनी लगता है, लेकिन ये एक्चुअली मेथोडिकल है, क्योंकि इयन के पास एक स्पेल है। वो सुकूना की फर्नेस टेक्निक की तरह चांट करता है, लेकिन आग की जगह ये आदमी डार्कनेस और लाइटनिंग की ताकत को एक स्फीयर में इकट्ठा करता है। आसपास के मर्सनरीज और बैंडिट्स इस स्पेल को नोटिस करते हैं और कुछ ही पलों में पूरा एरिया काले अंधेरे में डूब जाता है। कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो डरते हुए अपनी टॉर्चेस जलाते हैं, लेकिन उस थोड़ी सी रोशनी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। ये लोग अंधेरे में एक दूसरे से टकराने लगते हैं जैसे बिजली चली गई हो, लेकिन जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इयन की ट्रेन फॉर्मेशन उसके ग्रुप की मदद करती है। वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, जबकि बाकी लोग उसके पीछे चलते हैं और इस टेक्निक का यूज करके उसे लगता है कि वो आसानी से निकल जाएंगे।
जो करंट स्किल वो यूज कर रहा है वो शैडो आर्ट्स में से एक है जो उसके डार्क विजन एट्रीब्यूट के साथ मिलकर उसे अंधेरे में देखने देता है। लेकिन बैड कॉन्फिडेंस की वजह से प्रॉब्लम भी हो जाती है क्योंकि अटैकर्स में से एक लीक से टकरा जाता है जिससे ट्रबल हो जाता है। ये बुरा है क्योंकि वो आदमी तुरंत अपनी तलवार उठाकर उन्हें काटने की कोशिश करता है। आगे खड़ा लीक डर से कांप रहा होता है और अपनी जान की भीख मांगता है। वो एक हेल्पलेस बूढ़ा आदमी है, इसलिए ईएन को तुरंत फायर बर्न इनकेंटेशन यूज करना पड़ता है। याद है जब उसने पहले इसे सिर्फ टॉर्च जलाने के लिए यूज किया था? इस बार वो उसी टॉर्च को इस्तेमाल करके उस आदमी के चेहरे को आग में जला देता है, उसे जिंदा जला देता है। जलकर वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और बाकी बैंडिट्स डर जाते हैं। जिस आदमी का वो सामना कर रहे हैं वो मजाक नहीं है और ईएन भी समझता है कि ये पावर दिखाना काफी होना चाहिए बाकी लोगों को डराकर भगा देने के लिए। जैसा उसने सोचा था, अचानक पैनिक फैल जाता है। बैंडिट्स इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन उनका लीडर उन्हें जाने नहीं देता और चिल्लाता है कि वो आगे बढ़ें। ब्रो के कॉन्फिडेंस के बावजूद कुछ अलग नहीं होता क्योंकि अचानक एक ब्लैक ड्रेक आ जाता है और उनके लीडर का सिर काट देता है। ये एक भयानक मौत है जो बाकी लोगों के अंदर मौत का डर भर देती है। लेकिन बस इतना ही नहीं, हमारा लड़का भी डर जाता है क्योंकि इस फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर के आने से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वो क्यूरियस बीस्ट बाकी इंसानों को खेलते हुए देखता है जबकि अपने ही एक शिकार को खा रहा होता है, जैसे कोई प्रेडेटर जिसे पूरा ग्रुप मिल गया हो खाने के लिए। बाकी बैंडिट्स डर कर भाग जाते हैं लेकिन डर ईएन के ग्रुप में भी फैल जाता है। लीक हकलाते हुए मेज का ध्यान ड्रेक की तरफ दिलाता है। ईएन भले ही केपेबल मेज है लेकिन उसके पास इतने पावरफुल क्रीचर से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। ईएन खुद समझ जाता है कि वो पूरी तरह डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। तभी सिस्टम बताता है कि वो प्राइमोर्डियल मिस्ट्री का सामना कर रहे हैं। इससे उसे ऑटोमेटिकली एक नया स्किल मिलता है जिसका नाम समनिंग है, जो ईएन को दूसरी लाइफ फॉर्म्स को बुलाने और उनसे बात करने देता है। ये एबिलिटी यूजफुल लगती है इस मॉन्स्टर के खिलाफ, लेकिन इससे हमारा लड़का सोच में पड़ जाता है कि क्या ये बीस्ट भी बाकी मिस्ट्रीज जैसा ही है जिनसे वो पहले मिल चुका है। वो सब अलग एलिमेंट्स थे लेकिन अगर वो इस क्रीचर से कम्युनिकेट कर सके तो शायद वो बच सकते हैं। अपनी हेजिटेशन के बावजूद ईएन रिस्क लेता है और ड्रेक को आवाज देता है जो उसे घूरता है और उसके मुंह से खून टपक रहा होता है। लीक और बाकी लोग सच में सोचते हैं कि अब वो सीधे नर्क जाने वाले हैं। ईएन के प्रोटेक्शन के बावजूद जब वो मेज उस बीस्ट को घूरता रहता है और वो क्रीचर उसे डराने के लिए गुर्राता है, ईएन अपनी थोड़ी कॉन्फिडेंस जुटाकर कम्युनिकेशन जारी रखता है क्योंकि अब तक किसी भी मिस्ट्री ने उसके एफर्ट्स को बिट्रे नहीं किया था। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है लेकिन सबसे ज्यादा कॉर्नी तरीके में, ये कहते हुए कि वो ड्रेक का दोस्त है। हाँ, लगता है ब्रो ने नारुतो से टॉक नो जुत्सु भी सीख लिया है अपने 7 ईयर टाइम स्किप में। ड्रेक कंफ्यूज्ड हो जाता है और ईएन की पार्टी भी। ईएन अपने दिमाग में जैसे साइन दिखा रहा है कि दोस्त आपस में लड़ते नहीं हैं, लेकिन शायद वो भूल रहा है कि ये क्रीचर अभी किसी को खा चुका है। वो बीस्ट फिर गुर्राता है जिससे बाकी लोग सोचते हैं कि वो मेज से क्या कह रहा है। ईएन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखता है लेकिन मजेदार बात यह है कि वो खुद भी नहीं समझता कि ये क्रीचर क्या बोल रहा है। वो भी उतना ही कंफ्यूज्ड है जितने बाकी लोग। अभी उसके पास कम्युनिकेशन का कोई चांस नहीं है, इसीलिए वो अपने बाकी स्किल पॉइंट्स यूज करता है और सबको समनिंग स्टैट्स में डाल देता है ताकि कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सके। समनिंग स्टैट पढ़ने के बाद ईएन आखिरकार ड्रेक की भाषा समझ पाता है और उससे बात करने का मौका मिलता है। वो फिर ड्रेक को पुकार कर कन्फर्म करता है लेकिन ऐसा करने से वो बीस्ट गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है कि वो उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। ईएन की पार्टी डर के मारे कांप रही होती है जबकि वो खुद को संभाल कर बात करने की कोशिश करता है। वो पहले कहता है कि उसका मॉन्स्टर से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ड्रेक जवाब देता है कि उसके खिलाफ लड़ने का सोचना भी बेवकूफी है। ईएन मान लेता है और कहता है कि अगर वो कोशिश भी करेंगे तो तुरंत हार जाएंगे। वो ड्रेक के एरोगेंस के साथ खेलता है और उसे दिखाता है कि उससे लड़ना टाइम वेस्ट होगा। प्राउड ड्रेक सोचता है कि ये इंसान उससे मर्सी मांग रहे हैं। लीक और बाकी लोग सोचते हैं कि वो समहाउ कम्युनिकेट कर रहे हैं जबकि कैथी बस इंतजार कर रही है। ड्रेक कहता है कि वीक लोगों को मारना बेकार है, जो कि ईएन चाहता था। उसे लगता है कि निगोशिएशन उनके फेवर में जा रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ड्रेक कहता है कि उसका मूड बहुत खराब है और वो उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। ईएन की पार्टी घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगती है जबकि ईएन सोचता है अब क्या करे। उसे लगता है ड्रेक उसे जाने को कह रहा है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय सीधे अप्रोच के। लेकिन वो लड़ाई नहीं करता बल्कि थेरेपिस्ट बन जाता है और पूछता है कि ड्रेक इतना गुस्से में क्यों है। बीस्ट गुस्से में कहता है कि वो किसी इंसान को कुछ बताने वाला नहीं है। ईएन फिर भी कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। ये सुनकर क्रीचर को ये एरोगेंट लगता है क्योंकि उसके हिसाब से इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। जवाब में ईएन मैजिकल लैंग्वेज में वर्ड्स बोलता है और पानी को ऊपर उठाकर चारों तरफ फैला देता है। ये दृश्य पार्टी को अजीब लगता है और बीस्ट को और भी ज्यादा। ईएन मिस्टिकल ऑरा से घिर जाता है। इस मैजिक को देखकर बीस्ट इंटरेस्टेड हो जाता है
ईएन कहता है कि वो सिर्फ एक हम्बल मेज है जो दुनिया की मिस्ट्रीज से बात करना चाहता है और वो बस ड्रेक की मदद करना चाहता है। जब बीस्ट गुस्से में कुछ नहीं कहता, ईएन समझ जाता है कि वो सही डायरेक्शन में है। अब असली नेगोशिएशन शुरू होती है। अगली सीन में रात हो जाती है, ड्रेक का ब्लड लस्ट कम हो जाता है और वो बात करने को तैयार होता है। ईएन खुश है कि उसने खुद और अपने दोस्तों की मौत को टाल दिया, लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है उसकी कंडीशन पूरी करने की। ईएन अपने ऑप्शन समझता है, ये जानकर कि ड्रेक के पास पूरा लेवरेज है, जिसका मतलब मेज को सिंपल डिमांड्स रखनी होंगी। अचानक उसे अपने मास्टर की याद आती है। उसने कहा था कि मैजिक की मास्टरी बिना कम्युनिकेशन की मास्टरी के इम्पॉसिबल है। इसी वजह से मिस्ट्रीज के साथ रिलेशनशिप बनाना जरूरी है, फ्रेंड्स नहीं होते। हर मिस्ट्री की अपनी नेचर और टेम्परामेंट होती है। मेज का काम है इन नेचर्स को आइडेंटिफाई करना और एम्पैथाइज करना, मिस्ट्रीज के दिल के साथ चलना। दूसरे शब्दों में, ईएन सीखता है कि सोशल नेविगेशन एक क्रिटिकल स्किल है। ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में उसके पास खुद को प्रूव करने का मौका है कि वो ड्रेक को स्विंडल कर सकता है। इस गोल को अचीव करने के लिए वो पहले स्किल विंडो खोलता है। सिस्टम उसे एक्सपर्ट समनिंग मैनेजमेंट नाम की स्किल दिखाता है जो अभी की प्रॉब्लम के लिए परफेक्ट है। नॉर्मली ये क्विकेस्ट चॉइस लगता, लेकिन उसे अजीब लगता है कि इसमें ड्रेक को हाई क्वालिटी लिकर खिलाना शामिल है। ईएन जितना सिस्टम नोट्स पढ़ता है उतना ही नर्वस हो जाता है, क्योंकि अगला स्टेप मिस्ट्रीज की जमकर तारीफ करना है। शॉर्ट में सिस्टम का एडवाइस है, अल्कोहल यूज करो और ट्विटर वाले सिम्स जैसा बिहेव करो। ईएन हार मान लेता है, क्योंकि एक लोनर के लिए ये इम्पॉसिबल लगता है और ड्रेक भी कंफ्यूज है कि ये कर क्या रहा है। अपना रिजॉल्व मजबूत करते हुए ईएन सोचता है कि उसे क्रीचर के दिल तक पहुंचना होगा। वो ड्रेक से कहता है कि उसने उसके लिए एक माइटी गिफ्ट तैयार किया है। बीस्ट क्यूरियस होकर उसे तुरंत लाने को कहता है। ईएन लीक को बुलाता है, जो कमांड से चौंक जाता है। वो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिकर लाने को कहता है। थोड़ी देर में वो एक प्रीमियम बॉक्स लेकर आता है और ड्रेक के सामने रखता है। मॉन्स्टर समझ नहीं पाता इसका पर्पस और ईएन अंदर से इरिटेटेड है, लेकिन बाहर काम रहकर कहता है कि ये ह्यूमन वर्ल्ड का प्रेशियस गिफ्ट है। वो एक बड़ा कप भरकर ड्रेक को देता है। ड्रेक पहले उसे सूंघता है और स्मेल अजीब लगती है। वो गुस्से में पूछता है, क्या ये कोई फिशी ट्रिक है? ईएन की पार्टी डर जाती है, लेकिन वो काम रहकर कहता है कि कुछ गलत नहीं है। प्रूफ के लिए वो खुद पूरा मग पी जाता है। पार्टी भी शॉक हो जाती है। ईएन बाहर से नॉर्मल एक्ट करता है, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग टेस्ट से हिल गया है। ड्रेक स्मेल से परेशान होकर नोज बंद कर लेता है, लेकिन ईएन उसे ट्राई करने को कन्विंस करता है। मॉन्स्टर छोटा टेस्ट लेता है और अचानक स्क्वर्म करने लगता है जैसे छोटी लड़की हो। उसे टेस्ट पसंद नहीं आता, लेकिन वो एडिक्टिव लगता है। ईएन मौका पकड़कर उसे और ट्राई करने को कहता है। रात भर ड्रेक इतना पीता है कि पूरी तरह ड्रंक हो जाता है। अब वो खुश है और लिकर का आदी हो गया है, लेकिन ईएन हैरान है कि ये 7 पूरे बैरल्स पीकर भी जिंदा कैसे है। धीरे धीरे ईएन और ड्रेक बेस्टीज बन जाते हैं और दोनों को पता चलता है कि ये बीस्ट कितना हेवी ड्रिंकर है। पहले हमारे बॉय ने प्लान किया था कि जब ये बड़ा डेंजरस लिजर्ड सो जाएगा तब वो एस्केप कर जाएगा, लेकिन ये प्लान अभी जल्दी काम करने वाला नहीं था। इंस्टेड ईएन खुद वही लिकर पी रहा होता है। तभी अचानक ड्रेक मेज को उसकी पहले की रिक्वेस्ट के लिए बुलाता है कि वो पता लगाए कि वो बैड मूड में क्यों था। ड्रंकन ड्रेक रोने लगता है और एक इमोशनल स्कूल गर्ल की तरह टीयररी हो जाता है, जिससे हमारा बॉय कंफ्यूज हो जाता है। अपेरेंटली ड्रेक इस बात से अनॉयड है कि उसका नेस्ट एक बैड लोकेशन पर है, बाकी के मुकाबले ज्यादा हार्श जगह पर। इसके बावजूद उसकी पार्टनर ने उसे कहा था कि उसे वहां पीस फील होता है और प्रो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रो रहा है। उधर ईएन सोच में पड़ जाता है कि आखिर कैसे ये अगली दिखने वाला ड्रेक गर्लफ्रेंड बना पाया, जबकि उसके पास एक भी नहीं है। क्रीचर अपने दर्द में डूबा हुआ बताता है कि उसकी पार्टनर को बाकी लोग टीज करने लगे थे। इससे उसे उसकी तरफ से गिल्टी फील हुआ और गुस्से में उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। ये हिलेरियस हो जाता है जब मिस्टर टफ गाय की रोर लीक और बाकी लोगों को उनकी नींद से जगा देती है और फिर उनकी सोल्स लेकर उन्हें वापस सुला भी देती है। ईएन इस फीलिंग को समझ सकता है। ड्रेक एक लवर के लॉस को उसी तरह फील कर रहा है जैसे एक ह्यूमन करता है। इसी समय ईएन के दिमाग में एक प्लान आता है जिससे चीजें बेहतर हो सकती हैं। वो बीस्ट को बुलाकर बताता है कि वो मैजिक से उसके उस खराब नेस्ट को ठीक कर सकता है। मॉन्स्टर इस सपोर्ट से हिल जाता है। ईएन बदले में एक सिंपल फेवर मांगता है। अगली सुबह ईएन चलता हुआ आता है, जबकि लीक अभी भी किसी बेकार रोमांटिक ड्रीम में खोया होता है। हमारा बॉय इस टिमिड क्लाउन के सिर पर टैप करता है और इरिटेट हो जाता है कि ये ओल्ड फार्ट उठ ही नहीं रहा। ईएन उसे थ्रेटन करता है कि अगर वो अभी नहीं उठा तो उसकी फिंगर स्नैप कर देगा। ब्रो उसे एकदम जोजो स्टाइल गिगा चैड एक्सप्रेशन से देखता है। उसकी ग्लेयर लीक को डरा देती है, जिससे वो चिल्लाकर उठ जाता है और बाकी लोग भी उसके साथ गिर पड़ते हैं। इस पूरे टाइम ईएन उन्हें कार्ट पर खींचता हुआ ला रहा था, क्योंकि ड्रैगन की रोर के बाद वो सब वहीं फेंट हो गए थे।
कैथी सोचती है कि शायद उसने इनके साथ आकर गलती कर दी। जबकि बाकी पूछते हैं कि क्या ड्रेक अपने नेस्ट में चला गया है। वो सब एक दूसरे को हग करते हैं, डरते हुए कि मॉन्स्टर कभी भी बाहर आकर उन्हें मार सकता है। इयन उन्हें अश्योर करता है कि ड्रैगन अपने नेस्ट में है और उसके आने का इंतजार कर रहा है। वो पहले ही क्रीचर के साथ डील कर चुका है ताकि उसके दोस्तों की जान बच सके। ये सुनते ही ये क्लाउन्स अचानक उसके नंबर 1 फैंस बन जाते हैं और इयन सोचता है कि शायद उसे इन्हें मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। पहले उसने मॉन्स्टर से कहा था कि वो उसका नेस्ट ठीक करेगा बदले में इन लोगों की जान के लिए। ये सुनकर लीक और बाकी लोग ब्रिलियंट आर्च मेज का नाम जपने लगते हैं। हमारा बॉय समझ नहीं पाता कि ये सब कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि मेज ने उस बिग बैड ड्रैगन को हराया है और उसे डांटने के बाद उसे उसके नेस्ट में वापस भेज दिया और उसे अपनी मर्सी के सामने सरेंडर करा दिया। ये लूजर्स खुशी से भर जाते हैं और चाहते हैं कि वो इस आदमी की जिंदगी भर सेवा करें। इयन बस इरिटेट होता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि उसके वापस आने तक तैयार रहें और उसे छोड़कर ना जाएं। वो अग्री करते हैं और कहते हैं कि वो सब एक हैं। इसके बाद लीक उन्हें कहता है कि वो अपने मर्सनरीज की काउंट चेक करें। कैथी ये नोटिस करती है और अपने आसपास को ऑब्जर्व कर रही होती है। अब सीन कट होता है जहां ड्रैगन हमारे बॉय को उसके नेस्ट तक ले जाता है। ये एक रॉकी सा एरिया होता है। इयन शॉक एक्सप्रेस करता है जिससे ड्रैगन उस पर जंप करता है जैसे ये अनसॉल्वेबल हो। हमारा बॉय क्लैरिफाई करता है कि ये अनफिक्सेबल नहीं है, बस वो स्लीपी है और उसकी स्टेमिना बहुत लो है। इयन जल्दी से काम खत्म करना चाहता है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। उसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोट्रूडिंग रॉक्स को पुश करके यहाँ ज्यादा स्पेस बनाई जाए। खुद को फोकस करके वो काल्म अर्थ से कम्युनिकेट करता है जो उसे जवाब देती है। इयन एक फेवर मांगता है लेकिन अर्थ तुरंत मना कर देती है, कहती है कि वो बिजी है। ब्रो समझ जाता है कि ये चीज उससे बिल्कुल खुश नहीं है। जब एंग्शियस ड्रैगन तुरंत अपडेट चाहता है तब मेज समझाता है कि अर्थ तो उसकी बात सुन ही नहीं रही, इसलिए वो फिर से ट्राई करेगा जब उसका मूड बेटर होगा। उसे ये भी समझ है कि अगर वो दूसरी बार रिक्वेस्ट करेगा तो अर्थ और ज्यादा गुस्सा हो सकती है। ड्रैगन आर्ग्यू करता है कि अगर ऐसा है तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन गुस्सा होने की जगह ड्रैगन एक्चुअली इयन को थैंक्स करता है कि उसने उसके जैसे मिजरेबल क्रीचर के लिए कोशिश की। हमारा बॉय भी इमोशनल हो जाता है। तभी ड्रैगन उससे उसका नाम पूछता है। इयन अपना इंट्रोडक्शन देता है। बीस्ट भी अपना नाम बताता है, लॉन्ग टेल। वो चाहता है कि दोनों दोस्त बने, तो हमारा बॉय उसका पॉ पकड़ता है और एक नया बॉन्ड बन जाता है जिससे इस बीस्ट की समनिंग रिक्वायरमेंट कंफर्म हो जाती है। सिस्टम उसे अश्योर करता है कि वो इस मॉन्स्टर को कभी भी यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे बुरा लगता है कि वो अपने फ्रेंड के लिए कुछ नहीं कर पाया। बीस्ट ह्यूमन को बुलाता है और कहता है कि कम से कम उनकी फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करनी चाहिए। इसके लिए वो जितना गोल्ड चाहे उतना देने को तैयार है। ये क्रेजी है कि उसके पास इतने जूल्स हैं और वो सब एक इंसान को देने को रेडी है। इयन एक जूल इंस्पेक्ट करता है और सोचता है कि काश अर्थ उसे चांस देती तो सब अलग होता। तभी जूल को ध्यान से देखते ही उसे अचानक शॉक लगता है। वो लॉन्ग टेल से पूछता है कि क्या वो फ्लोर पर कुछ स्क्रिबल कर सकता है। बीस्ट कंफ्यूज होकर उसे अलाउ कर देता है। कुछ ही देर में इयन एक ब्यूटीफुल मैजिक सर्कल कार्व करता है जिसमें जूल उसका हार्ट बनता है। ये वही मेथड है जो उसके मास्टर ने सिखाया था मिस्ट्री को कन्विंस करने के लिए मैजिक सर्कल्स का यूज। लॉन्ग टेल को समझ नहीं आता कि मेज क्या कर रहा है, लेकिन हमारा बॉय उसे अश्योर करता है कि सब अच्छा होगा। इस बार वो अर्थ को फिर से बुलाता है और उसे रॉक्स हटाने और वॉल स्मूथ करने के लिए कहता है। इंटरेस्टिंगली सर्कल पर रखा जूल ब्राइट लाइट से रिएक्ट करता है और वॉल सच में मूव होने लगती हैं मेज की इच्छा के अनुसार। लॉन्ग टेल उस लाइट से ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन जब वो दोबारा अपने नेस्ट को देखता है तो वो एक डिवाइन मास्टरपीस बन चुका होता है। इयन कहता है कि ये उसकी तरफ से फ्रेंडशिप रिटर्न गिफ्ट है। ड्रैगन इमोशनल होकर ऑलमोस्ट रोने लगता है। उसका लेयर अब अमेजिंग स्मेल के साथ शानदार बन चुका है। लॉन्ग टेल पूछता है कि क्या ये मैजिक की ब्यूटी है और ह्यूमन का हाथ पकड़ लेता है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये नया लेयर दिखाने में शर्म नहीं करेगा और फ्यूचर में उनके बच्चे भी सेफ फील करेंगे। इयन ने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी थी, लेकिन वो हेल्प करके खुश है। तभी उसकी टेक्निक का रिवर्स इफेक्ट उस पर पड़ता है। उसका बॉडी कांपता है, उसे तेज हेडेक होता है और समझने से पहले ही वो नोज ब्लीड के साथ फेंट हो जाता है। मतलब उसने इस टेक्निक में अपना ब्रेन फ्राई कर लिया और उसके पास गोजो सटोरू जैसी रिवर्स्ड कर्स टेक्निक भी नहीं है। ड्रैगन पैनिक होकर अपने दोस्त को संभालता है जो हेवी ब्रेथ्स ले रहा है। बीस्ट को समझ नहीं आता क्या करे। तभी कैथी अपने दोस्त के लिए चिल्लाते हुए दौड़ती है। ड्रैगन कंफ्यूज हो जाता है जबकि कैथी डर से कांप रही होती है। सोचती है कि वो उसे खा जाएगा। वो वहीं रुक जाती है जबकि ड्रैगन उसे डेथ ग्लेयर देता है, उसे एनिमी समझकर। कैथी धीरे से काम होकर कहती है कि वो बात करने आई है और वही साइंस रिपीट करती है जो हमारे बॉय ने पहले किए थे, ये दिखाने के लिए कि वो फ्रेंड है। काफी मुश्किल के बाद बीस्ट उसकी बात समझ जाता है। दोनों इयन को देखते हैं जो अभी भी बहुत खराब हालत में है और मुश्किल से सांस ले रहा है। रात होने तक हमारा बॉय खुले आसमान के नीचे लाया जाता है। जब वो होश में आता है तो इंस्टिंक्टिवली अपना फोन पकड़ने की कोशिश करता है जैसे वो अभी भी अर्थ पर हो। लेकिन फनी
पुरानी बात यह होती है कि फ़ोन की जगह वो इस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और हैरान होकर पूछता है कि उसका फ़ोन इतना सॉफ्ट कैसे हो गया या गमी में कैसे बदल गया। वो स्क्विशी सॉफ्ट सेंसेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आता जब तक कैथी खुद उससे पूछती नहीं कि क्या वो जाग गया है, क्योंकि ब्रो अभी कुछ बहुत ही सस कर रहा होता है। इयन घबरा जाता है और शर्माते हुए उसकी लैब से कूद जाता है, कंफ्यूज्ड कि वो यहाँ क्या कर रही है। पहले उसे लगता है कि वो खुद सपना देख रहा है, लेकिन कैथी समझाती है कि वो उसका ध्यान रख रही थी जब वो गिरकर अपना सिर मार बैठा था। उसका सिर अभी भी रिंगिंग हेडेक से परेशान है और कैथी उसे रेस्ट करने की सलाह देती है। इयन धीरे धीरे समझ पाता है कि वो सच में कोलैप्स हो गया था और रात भर उसने कुछ एवोल्यूशंस फोर्स किए बिना खुद को अडेप्ट किए। कैथी उसे कंफ्यूज्ड होकर देखती है जबकि वो सोच रहा होता है कि क्या उसने सब सुन लिया। ब्रो इतना एम्बेरेस्ड हो जाता है कि अपना चेहरा छुपा लेता है। फिर लॉन्ग टेल का सवाल आता है, लेकिन वो ओवरग्रोन लिजर्ड जा चुका होता है, जिससे हमारा बॉय सोचता है कि शायद वो अपनी गर्ल के पास गया होगा। वो कैथी से माफी मांगता है कि उसने उसे ट्रबल दिया और पूछता है कि वो लॉन्ग टेल के गार्ड के बावजूद यहाँ कैसे आई। कैथी बताती है कि उसने समहाउ कम्युनिकेट कर लिया कि वो दोस्त हैं। ब्रो को ये बिलीव करना मुश्किल लगता है और सोचता है कि क्या उसने मेज लैंग्वेज यूज की। वो अभी भी स्लीपी है और उसके पास सारे आंसर्स नहीं है। कैथी बताती है कि वो खुद उसकी पीछे आई थी, रिस्क्स जानते हुए भी, क्योंकि उसे मेज से कुछ पूछना था। सबसे पहले कैथी को गिल्ट है कि कल रात जो अटैक हुआ उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इयन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है और वो तुरंत माफी मांगती है कि उसने सबको डेंजर में डाल दिया। हमारा बॉय समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत जल्दी हैवी हो गई थी, जिससे उसे समझ आता है कि वो इतनी डर क्यों रही थी। इयन गेस करता है कि उसका बैंडिट से कोई पर्सनल इश्यू होगा, लेकिन कैथी इस सजेशन से ऑफेंड हो जाती है। ब्रो तो ये तक कह देता है कि उसका फेस बैंडिट जैसा लगता है, लेकिन कैथी वनरेबल होकर एक बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। इयन सोचता है कि ये कोई चीजी ट्विस्ट होगा, जैसे वो किसी किंगडम की प्रिंसेस निकले, लेकिन असल में वो बताती है कि उसका असली नाम लूसी ऑफ द टेरियन फैमिली है और वो एक नोबल है। बैंडिट्स उसके फियांसे की तरफ से भेजे गए थे। इयन सोचता है कि ये कोई टिपिकल लवर क्वारल होगा, लेकिन कैथी उसकी इस सोच से अपसेट हो जाती है और बताती है कि वो अपने फियांसे के कंट्रोल से दूर भागना चाहती थी, लेकिन कल की घटनाओं के बाद उसने कॉन्फिडेंस खो दिया। वो उसका हाथ पकड़कर उससे हेल्प मांगती है कि वो उसे एस्केप करने में मदद करे। इयन थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाता है और पूछता है कि वो आखिर किससे भाग रही है और क्या सिचुएशन इतनी खराब है। लूसी बताती है कि उसका फैमिली टेरियन एक बैरोनियल हाउस है जो फेनलेप रीजन को गवर्न करता है, लेकिन नाइट्स की कमी के कारण वो हमेशा अटैक के खतरे में रहते थे। इस वजह से टेरिटोरियल वॉर का खतरा हमेशा बना रहता था, जो उनके फैमिली को खत्म कर सकता था। जल्दबाजी में उसकी शादी एक नाइट से तय कर दी गई जो पहले मर्सनरी कैप्टन था, ताकि सिचुएशन कंट्रोल हो सके। उस आदमी का अपनी मर्सनरी टीम पर बहुत इन्फ्लुएंस था, जिससे थ्रेट्स खत्म हो गए और शुरुआत में सब ठीक लगा। वो टेरियन फैमिली का सन इन लॉ बनकर ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही सब बदल गया। पावर की भूख में वो पागल हो गया और सोचने लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। उसने रैंडम विमेन उठानी शुरू कर दी और कैथी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि उसके पेरेंट्स ने एंगेजमेंट तोड़ने की मांग की, लेकिन चीजें उनके लिए भी सही नहीं हुई। भारी दिल से वो बताती है कि उस आदमी ने उसके पेरेंट्स को पॉइजन कर दिया। इयन ये सुनकर हिल जाता है। लूसी बताती है कि उस स्कमबैग को लगा कि वो अपनी पावर खो देगा, इसलिए उसने उसके फैमिली को पॉइजन करके अपनी ताकत दिखा दी। हमारा बॉय भी मानता है कि वो आदमी बहुत बड़ा कमीना है। लूसी कहती है कि वो आदमी हमेशा एक कॉमनर ही रहेगा, इसलिए वो जबरदस्ती उसके फैमिली का नाम और रैंक हासिल करना चाहता है। वो सिर्फ एक सर्वेंट की मदद से भाग पाई थी, उस आदमी से शादी करने से इनकार करते हुए, लेकिन उसे पता है कि वो उसके पीछे आता ही रहेगा, एक हेल्पलेस लड़की के रूप में जिसके पास जाने के लिए कोई नहीं है। उसकी बस यही विश है कि इयन उसे सेफ्टी तक पहुंचने और उससे बचने में मदद करे। मेज उसकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझता है। हमारा बॉय महसूस कर सकता है कि वो आदमी कितना वायलेंट है, जो इतनी हद तक जा सकता है कि अपनी ही फियांसे को किडनैप करने को तैयार है। ये मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है और भले ही उसे मिडिवल सिस्टम का ज्यादा पता नहीं, फिर भी वो उससे एम्पैथाइज कर सकता है। लूसी उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है, अपने फैमिली की तरफ से प्लीड करती है और कुछ भी रिवॉर्ड देने को तैयार है। फिर भी इयन के मन में एक सवाल आता है, क्यों वो भी उसे बिट्रे कर सकता है। लूसी तुरंत जवाब देती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस आदमी से बुरा कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी फ्रीडम के बदले उसे सब कुछ देने को तैयार है, यहाँ तक कि वो उसे नोबल बनाने के लिए टीरियन फैमिली का हिस्सा बनाने तक को तैयार है। एक फार्मर के बेटे के लिए ये एक इनक्रेडिबल मौका है कि वो नोबिलिटी से जुड़ जाए। इयन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो क्या चाहता है। अगर वो ये रास्ता चुनता है तो वो नोबल बन जाएगा, लेकिन शायद मेज की लाइफ वैसे नहीं जी पाएगा जैसा वो चाहता है।
शायद वो लाइफ भी उसके लिए ठीक हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये पॉलिटिक्स और पावर के साथ नोबल बनकर जीने का रास्ता भी हो सकता है। अभी वो अपने डेस्टिनी के क्रॉस रोड्स पर खड़ा है, जहां उसे डिसाइड करना है कि वो नोबल बने या मेज बना रहे। लेकिन वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में पैदा हुआ है किसी रीजन से, इसलिए वो सोचता है कि उसे अपनी मैजिक को उसकी लिमिट्स तक पुश करना चाहिए। लूसी की मदद करके वो और इनफ मनी भी कमा सकता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो किडनैपर्स को दूर रखेगा और बाकी चीजों को नेचुरल कोर्स में जाने देगा। वो गला साफ करता है और कैथी से कहता है कि उसे शायद किसी ऐसे इंसान से मदद मांगनी चाहिए जो सोर्ड अच्छी तरह यूज करता हो, क्योंकि मेज वॉरियर नहीं होता और डेंजर में ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए अग्री करता है अगर वो उसे पे करने को तैयार है। इसके बाद सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। कैथी खुशी के आंसुओं में रो पड़ती है और उसकी मदद के लिए डीपली ग्रेटफुल हो जाती है। वो इयन को हग कर लेती है और इयन सिंपैथी के साथ उसे रोने देता है। उधर ड्रेक आराम से सन बाथ कर रहा होता है जब इयन और कैथी उसकी केव से बाहर आते हैं। ड्रेक अपने दोस्त को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि वो अच्छा लग रहा है। इयन बताता है कि उन्हें माउंटेन से नीचे जाना है क्योंकि सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ड्रेक कहता है कि वो दोनों उसकी बैक पर चढ़ जाएं और वो उन्हें खुद वहां ले जाएगा। इयन बिना सोचे उस पर चढ़ जाता है, लेकिन कैथी थोड़ी नर्वस होती है। ड्रेक उसे इयन की गर्लफ्रेंड कहकर चढ़ने को कहता है, लेकिन कैथी गलत समझ लेती है और शर्म से कांपने लगती है। इयन तुरंत क्लैरिफाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ड्रेक फिर भी कन्विंस्ड नहीं होता क्योंकि उसे वो दोनों क्यूट कपल लगते हैं। कैथी कंफ्यूज रहती है, लेकिन इयन उसे काम करके अपने पीछे चढ़ने को कहता है। उस मोमेंट में इयन उसे एक हीरो जैसा लगता है, जिससे वो फाइनली उस पर ट्रस्ट कर लेती है। वो ड्रेक पर चढ़कर इयन को कसकर पकड़ लेती है। उसी समय नीचे मर्चेंट्स लीग के साथ आर्ग्यू कर रहे होते हैं। वो लीग से बात कर रहे होते हैं। कुछ मर्चेंट्स जोर देते हैं कि उन्हें तुरंत अपना सामान पैक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि ड्रैगन अब तक इयन को मार चुका होगा और यहाँ रुकना सिर्फ खतरा बढ़ाएगा। लेकिन मर्चेंट्स दो हिस्सों में बंट जाते हैं और दोनों साइड्स अलग अलग फैसलों पर बहस करते रहते हैं। एक साइड पावरफुल मेज का इंतजार करना चाहता है, जबकि दूसरा साइड डेस्परेटली सेफ जगह की तरफ जाना चाहता है। लीग कुछ देर चुपचाप सोचता है, फिर आंखें खोलकर कहता है कि उसने इयन से वादा किया था कि वो उसका इंतजार करेगा और उस प्रॉमिस की वजह से चाहे कुछ भी हो जाए वो यहीं रुकेगा। उसके फैसले को सपोर्ट करने वाला मर्चेंट ये सुनकर खुशी से चिल्लाने लगता है कि वो रुक रहे हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद ही अचानक बैंडिट्स का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है। बैंडिट्स सबको पकड़ लेते हैं और अग्रेसिवली पूछते हैं कि उनके साथ ट्रैवल करने वाली लड़की कहाँ है। लीग कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि वो किस लड़की की बात कर रहे हैं। तब एक बैंडिट बताता है कि वो डार्क ब्लू हेयर वाली एक खूबसूरत लड़की की बात कर रहे हैं और लीग को वार्निंग देता है कि अनजान बनने से वो नहीं बचेगा। लीग को अचानक समझ आता है कि वो कैथी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो काफी देर से उनके पास थी ही नहीं। बैंडिट्स तुरंत मान लेते हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं और सबको मारने की धमकी देने लगते हैं, जबकि डरे हुए मर्चेंट्स चीखने लगते हैं। तभी अचानक लीग को एहसास होता है कि उनका प्रोटेक्टर और सेवियर इयन वापस आ गया है। सब जल्दी से पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि ड्रेक तेज रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ रहा है और उसके ऊपर इयन और कैथी बैठे हैं। एक बैंडिट घबराकर पूछता है कि क्या वही लड़की है जिसे उन्हें पकड़ना था, लेकिन तब तक पैनिक फैलने लगता है क्योंकि वो क्रीचर बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। जैसे ही उन्हें समझ आता है कि वो ड्रैगन नहीं बल्कि ड्रेक है, वो तुरंत सब छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। बैंडिट्स के जाने के बाद लीग कैथी के सेफ होने पर बहुत ग्रेटफुल होता है, हालांकि वो गुस्से में भी है क्योंकि अगर इयन नहीं होता तो वो बैंडिट्स और उसका पीछा करने वालों के बीच फंस जाती। एक मर्चेंट पूछता है कि उन लोगों को आखिर कैथी के बारे में पता कैसे चला, लेकिन ये मिस्ट्री बाद के लिए छोड़नी पड़ती है क्योंकि कोई नहीं समझ पाता कि जैसे ही वो पहुंचे पीछा करने वाले कैसे ट्रैक करने लगे। कोई ये भी नहीं समझ पाता कि एक ही हेवनली गॉड चर्च को मानने वाले लोग इतने क्रूल कैसे हो सकते हैं। चर्च का नाम सुनकर इयन रुक जाता है क्योंकि उसने इसे काफी समय से नहीं सुना। वो जानता है कि ये दुनिया की बड़ी रिलीजन्स में से एक है और इसके रूल्स बिलीवर्स को एनस्लेव करने से मना करते हैं। फिर भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स और क्रिमिनल्स सालों से इन रूल्स को इग्नोर करते आए हैं और लोगों को बेचते और एक्सप्लॉइट करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेज और ड्रेक को अपनी आंखों से देखने के बाद भी बैंडिट्स लूसी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इयन समझ जाता है कि वो ऐसे डेस्परेट और स्टबर्न लोगों से डील कर रहा है जो पैसे के लिए कुछ भी रिस्क कर सकते हैं। ये सोच उसे अनईजी कर देती है क्योंकि इस रेट पर वो लूसी को जरूर ढूंढ लेंगे। ये पॉसिबिलिटी उसे डराती है क्योंकि वो जानता है कि वो एक साथ इतने एनिमीज को हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए वो ड्रेक से एक फेवर मांगता है और ड्रेक बिना सोचे तुरंत मान जाता है। इयन उससे कहता है कि वो उन लोगों को भगा दे और जरूरत पड़े तो उन्हें मार भी दे। ये सुनते ही ड्रेक की आंखों में शरारती चमक आ जाती है क्योंकि वो अपने नए दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो बिना समय गंवाए तुरंत निकल पड़ता है। इयन जानता है कि लोगों को मारना गलत है,
लेकिन ये मिडीवल फैंटेसी वर्ल्ड है जहां मारना और मारा जाना रोजमर्रा की बात है। अगर उसे इस दुनिया में सरवाइव करना है तो उसे खुद को इसके हिसाब से ढालना होगा। अचानक उसका सिर फिर घूमने लगता है क्योंकि उसने फिर से मोरनस लैंग्वेज का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया होता है। कैथी तुरंत उसके पास दौड़ती है और उसे पकड़ लेती है ताकि वो गिर न जाए और उसे कहती है कि वो खुद पर इतना जोर न डाले। लीक इस सीन को तुरंत नोटिस करता है और उसकी आंखें शरारत से चमक उठती हैं जब वो उन्हें टीज करना शुरू करता है और पूछता है कि क्या वो डेटिंग कर रहे हैं। इयन और कैथी दोनों इस आइडिया पर पूरी तरह हॉरर से रिएक्ट करते हैं, जिससे लीक और भी ज्यादा ग्रिन करने लगता है। इसके तुरंत बाद वो फिर से अपनी जर्नी जारी रखते हैं और रास्ते में इयन को बार बार नोटिफिकेशंस मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि ड्रेक ने एक और ह्यूमन को एलिमिनेट कर दिया है। आखिर में उसे टोटल 11 अलग अलग नोटिफिकेशंस मिलते हैं। वो खुद से मानता है कि ये सरप्राइजिंगली कन्वीनियंट है कि मैजिक ऑटोमेटिकली उसे रिपोर्ट करता है। हालांकि उसे फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो सबके सामने ड्रेक को ओपनली समन नहीं कर सकता। अचानक ड्रेक टेलीपैथी के जरिए उससे कांटेक्ट करता है और प्राउडली अनाउंस करता है कि उसने हर सस्पिशियस पर्सन को भगा दिया है जिसे वो ढूंढ सकता था। इयन उसे सिंसियरली धन्यवाद देता है कि उसने उनकी रक्षा की, लेकिन ड्रेक बस रिप्लाई करता है कि उसने वही किया जो उसके फ्रेंड को खुश करेगा। फिर ड्रेक पूछता है कि क्या इयन सच में जा रहा है, क्योंकि उसे गुड बाय कहना पसंद नहीं है। हालांकि वो मानता है कि ये अभी के लिए फेयरवेल है। इयन समझता है कि ड्रेक माउंटेन रेंज छोड़ नहीं सकता और ये रियलाइजेशन उसे उदास कर देता है क्योंकि इसका मतलब है कि वो लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। ड्रेक उसे एक बार फिर हर चीज के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन अपनी बात खत्म करने से पहले वो अचानक फीनिक्स के मिस्ट्री का जिक्र करता है। नेचुरली इयन तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है। आखिरकार वो रिवरविल पहुंचते हैं और इयन लगातार ड्रेक के फीनिक्स वाले शब्दों के बारे में सोचता रहता है। रूमर्स क्लेम करते हैं कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में कहीं एक आइस फीनिक्स रहता है और इयन को उसे खुद देखने की तीव्र इच्छा महसूस होती है। लेजेंड के अनुसार फीनिक्स एक ऐसा क्रीचर है जो डेथ के बाद भी कभी ट्रूली डिसअपियर नहीं होता और हर एट्रीब्यूट जैसे फायर, आइस, विंड और इवन स्टोन में चेंज होने की एबिलिटी रखता है। इसे एक ऐसे मॉन्स्टर के रूप में जाना जाता है जिसकी अडेप्टेबिलिटी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है और जो किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को ढाल सकता है। और इयन चुपचाप सोचता है कि क्या किसी तरह ऐसा क्रीचर क्रिएट करना पॉसिबल हो सकता है। जैसे ही वो गेट्स तक पहुंचते हैं, लीक और मर्चेंट्स अनाउंस करते हैं कि वो विलेज के लॉर्ड से मिलने वाले हैं और इयन और कैथी से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ जाना चाहेंगे। इयन तुरंत डिसाइड करता है कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर लूसी सेफली एस्केप करना चाहती है तो पावरफुल नोबल्स और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स से दूर रहना सबसे स्मार्ट ऑप्शन है। इस वजह से वो कहता है कि वो दोनों एक इन में रेस्ट करने वाले हैं और फिर अपनी ट्रैवल्स जारी रखेंगे। तुरंत ही मर्चेंट्स फिर से इयन और कैथी को टीज करने लगते हैं और इस बार कैथी खुशी खुशी साथ देती है, ये क्लेम करते हुए कि वो भी एग्जॉस्टेड है। वो इयन से ऐसे चिपक जाती है कि लीक फिर से उन्हें कपल मानने लगता है और एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट ब्लश कर देता है। मर्चेंट से अलग होने के बाद कैथी एडमिट करती है कि इयन के साथ होने का प्रिटेंड करना चीजों को काफी आसान बना देता है, क्योंकि इससे अनोइंग लोग उसे परेशान नहीं करते। हालांकि इयन इस अरेंजमेंट को लेकर कम उत्साहित है। फिर वो पूछता है कि वो कॉमनर्स के साथ इतना पोलाइटली बिहेव क्यों करती है जबकि वो खुद सिर्फ एक फार्मर का बेटा है। कैथी ऑनेस्टली रिप्लाई करती है कि वो अब उसे एडमायर करती है और उसे पोरली ट्रीट करने का कोई रीजन नहीं देखती। इयन उसकी बातों के बारे में कुछ देर सोचता है और रियलाइज करता है कि वो भी चाहे कुछ भी हो अप्रोचेबल और काइंड रहना चाहता है। वहीं कैथी चुपचाप इयन की नेचुरल पोलाइटनेस को एडमायर करती है और चाहती है कि वो भी उसके जैसी बन सके। इयन फिर पूछता है कि आगे उसका प्लान क्या है और कैथी एक्सप्लेन करती है कि वो काउंटिना को ढूंढने वाली है। वो बताती है कि काउंट उसके मदर की साइड से अंकल है और उसे विश्वास है कि अगर वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगी तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। इयन तुरंत पूछता है कि क्या वो दोनों क्लोज थे और कैथी एडमिट करती है कि वो एग्जैक्टली डिस्टेंट भी नहीं थे। फिर भी इयन सस्पिशियस फील करता है और पॉइंट करता है कि उसे ऐसे अंकल पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो अपनी ही सिस्टर के ज्यादा क्लोज नहीं था। कैथी तुरंत ऑफेंड हो जाती है और डिमांड करती है कि इयन उसके अंकल पर शक कैसे कर सकता है, इंसिस्ट करते हुए कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो वो उसके लिए न करे। इयन आखिरकार मान जाता है और डिसाइड करता है कि अगर वो उस पर इतना ट्रस्ट करती है तो शायद वो सही ही है। जैसे ही वो अग्री करता है, कैथी अचानक फिर टीजिंग मूड में आ जाती है और मजाक में कहती है कि अगर इयन जैसा इंप्रेसिव मेज उसे प्रपोज करे तो वो खुशी खुशी उससे शादी कर लेगी और उसकी वाइफ बनकर काउंट के पास जाएगी। इयन तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है और उसे याद दिलाता है कि उनका अग्रीमेंट वहीं खत्म हो जाएगा जब वो सेफली काउंट तक पहुंच जाएंगे। कैथी पाउट करती है और उसे क्रूअल कहती है कि उसने एक नोबल वुमन को रिजेक्ट कर दिया जो उससे शादी करने को तैयार है, लेकिन इयन कैजुअली जवाब देता है कि दुनिया में उसके अलावा भी बहुत सारी महिलाएं हैं। ये सुनकर कैथी तुरंत इरिटेटेड हो जाती है और गुस्से में इन की तरफ आगे बढ़ जाती है।
जब वो फाइनली इन पहुंचते हैं, इयन रिसेप्शनिस्ट को गोल्ड का एक बैग देता है और एक रूम और बाथ के लिए पेमेंट करता है। अमाउंट दोनों के लिए काफी ज्यादा होता है। रिसेप्शनिस्ट कैजुअली पूछता है कि क्या लड़की भी बाथ लेगी, लेकिन जैसे ही कैथी ये सुनती है वो घबरा जाती है और जल्दी से कहती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। इयन पहले सोचता है कि शायद उसे नहाना पसंद नहीं है और उसे लगता है कि वो पहले से काफी डर्टी है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सच्चाई समझ आती है। इस मेडिवल वर्ल्ड में पब्लिक बाथ्स पूरी तरह खुले होते हैं और कैथी क्लियरली स्ट्रेंजर्स के सामने नहाने में अनकंफर्टेबल है। उसकी हेजिटेशन समझकर इयन रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि सिर्फ वही बाथ यूज करेगा। कैथी तुरंत राहत की सांस लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस पूरी बातचीत के दौरान पास बैठे 3 सस्पिशियस लोग कैथी को ध्यान से देख रहे होते हैं। इयन उनकी नजरें तुरंत नोटिस कर लेता है और प्रोटेक्टिव हो जाता है। वो जल्दी से कैथी से कहता है कि वो अपना रोब और टाइट कर ले, क्योंकि लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं, और वो खुद भी ऐसा ही करता है ताकि ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट न हो। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स पहले ही कैथी पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं और उसका चेहरा भूलने का कोई इरादा नहीं रखते। दूसरी तरफ वो लोग कैथी के बारे में गंदी बातें सोच रहे होते हैं। उन्होंने पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होती और उनके लिए वो किसी हेवन से उतरी एंजल जैसी लगती है। उन्हें सबसे ज्यादा इरिटेट ये करता है कि वो इयन जैसे स्किनी ब्लैक हेयर्ड लड़के के साथ ट्रैवल कर रही है। उनके दिमाग में उसके जैसा इंसान उसके पास रहने के लायक नहीं है। वो आपस में शरारती नजरों का आदान प्रदान करते हैं और जल्दी फैसला करते हैं कि क्योंकि इयन और कैथी ज्यादा देर तक इनमें नहीं रुकने वाले, उन्हें तुरंत एक्शन लेना होगा अगर वो उसे अपने लिए पाना चाहते हैं। उनकी इंटेंशंस शुरू से ही गंदी होती हैं और वो तय करते हैं कि आज ही उनका मौका है। वहीं दूसरी तरफ कास्टल के अंदर रिवरविल का लॉर्ड लीक से बात कर रहा होता है। बातचीत के दौरान लीक को अचानक एहसास होता है कि ये लॉर्ड का फेवर पाने और कासल में सेफ रहने का परफेक्ट मौका है। इसलिए वो लॉर्ड की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। उसे इतना प्रेज करता है कि वो विजिबली खुश और एरोगेंट हो जाता है। जब उसे लगता है कि टाइमिंग सही है, तब लीक बताता है कि उनकी यात्रा के दौरान उन्हें एक मेज मिला था। वो एक्साइटेड होकर सब कुछ बताता है, कैसे उस मेज ने ड्रैगन को टेम किया और कैसे उसने उन सबको एक भयानक फेट से बचाया। लीक ये भी बताता है कि वो मेज अभी टाउन के एक इन में रह रहा है। ये सुनते ही लॉर्ड का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि एक्साइटमेंट की जगह उसे डर महसूस होता है। वो सोचता है कि अगर ऐसा अनप्रिडिक्टेबल मेज गुस्से में आकर उसके टेरिटरी पर ड्रैगन छोड़ दे तो कितना खतरनाक होगा। न सिर्फ उसके लोग सफर करेंगे, बल्कि सिचुएशन पहले से ही डेंजरस है, क्योंकि रिवरविल में एक और ट्रबलसम फोर्स मौजूद है। वो फोर्स है होली सैंटियागो नाइट्स, एक फैनेटिकल ऑर्डर जो पूरी तरह गॉड की सेवा के लिए समर्पित है। वो मंक्स और वॉरियर्स दोनों की तरह लड़ते हैं और आम युद्धों में हिस्सा लेने के बजाय डीमंस और मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए पूरे लैंड में घूमते रहते हैं। वे खुद को गर्व से ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर्स कहते हैं। फिर भी लॉर्ड निजी तौर पर उन्हें राइचस जेलेट्स मानता है, जो जहां भी जाते हैं केओस ले आते हैं। सैंटियागो नाइट्स और ड्रैगन टेमिंग मेज के टकराने का ख्याल ही उसे डरा देता है, क्योंकि उसे यकीन है कि अगर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसका शांत छोटा टाउन बर्बाद हो जाएगा। इस डिजास्टर को हर कीमत पर रोकने के लिए वो तुरंत अपने कमांडर्स को लीक के लिए रूम तैयार करने का आदेश देता है और फिर सैंटियागो नाइट्स को तुरंत बुलाने को कहता है, ताकि कुछ भी कैटास्ट्रॉफिक होने से पहले दोनों साइड्स को अलग रखा जा सके। इसी बीच इयन और कैथी इन में साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। खाना खत्म करने के बाद इयन अनाउंस करता है कि वो बाथ लेने जा रहा है और कैजुअली कैथी से कहता है कि वो खाना खत्म करके सेकंड फ्लोर पर चली जाए। जैसे ही कैथी अकेली रह जाती है, एक सस्पिशियस आदमी मौका देखकर चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। जब वो इन के अंदर अकेली चल रही होती है, वो अचानक उसके पास आता है और कहता है कि ब्लैक हेयर्ड लड़के ने उसे भेजा है ताकि वो उसे तुरंत डॉक्स ले जाए, क्योंकि वहां अर्जेंट मैटर है। वो समझाता है कि इयन अभी बाथ में है और उसने उसे कहा है कि वो उसे जल्दी से लेकर आए। कैथी, जो नेचुरली काइंड है और पहले से डेंजर की वजह से एंग्शियस है, तुरंत उस पर विश्वास कर लेती है। उसके दिमाग में तुरंत ये आता है कि शायद बैंडिट्स फिर से उसे किडनैप करने लौट आए हैं। इसीलिए वो बिना और सवाल किए उस स्ट्रेंजर के पीछे जल्दी जल्दी चल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो इयन को शांति से बात करते हुए देखती है, उसे तुरंत एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। दुर्भाग्य से ये रियलाइजेशन आते ही देर हो चुकी होती है, क्योंकि कोई अचानक उसके चेहरे पर क्लोक डाल देता है। इयन इस मूवमेंट को तुरंत नोटिस कर लेता है और जैसे ही एक आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, वो अपना फुटिंग खोकर गिर जाता है इयन की मैजिक की वजह से। उसी पल इयन समझ जाता है कि ये सिचुएशन लूसी के फियांसे की स्कीम्स जैसी बिल्कुल नहीं है। ये कुछ पूरी तरह अलग है, और सबसे बुरा ये कि कैथी उसकी आंखों के सामने किडनैप हो रही है। बिना हेजिटेशन के इयन अपनी लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर इल्यूजन बनाता है। उसके पास कई अजीब एबिलिटीज और मिस्ट्रीज हैं जिन्हें वो यूज कर सकता है, और फिलहाल लाइट सबसे आसान है।
लेकिन उसी समय कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। शैडोज उसकी तरफ ऐसे बढ़ने लगते हैं जैसे वो जिंदा हों, जैसे उसे अपने साथ खेलने के लिए बुला रहे हों। जब इयन फिर से अपनी आंखें खोलता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि डार्कनेस खुद उसका नया एलाई बन गया है। वो तुरंत शैडोज को इकट्ठा करता है और किडनैपर्स पर छोड़ देता है। उसकी आंखों से डार्कनेस बहने लगती है जबकि शैडोज उन आदमियों को पूरी तरह घेर लेते हैं। हालांकि इससे पहले कि वो आगे बढ़े, वो नोटिस करता है कि आसपास रीइंफोर्समेंट्स आ रही हैं और उसे यकीन नहीं होता कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स के पास इतनी ऑर्गेनाइज्ड बैकअप हो सकती है। जब वो गुस्से में पूछता है कि कैथी को कहाँ ले गए, तो डरा हुआ आदमी मानता है कि उसे सच में नहीं पता। अचानक इयन को अपनी पीठ पर तलवार की ठंडी धार महसूस होती है। एक सख्त आवाज उसे साइड में हटने का आदेश देती है, जबकि दूसरा आदमी उससे पहले की डार्कनेस के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि क्या उसे वही कंट्रोल कर रहा था। उसी पल इयन समझ जाता है कि कौन आ चुका है, क्योंकि उसके पीछे होली सैंटियागो नाइट्स के वॉरियर्स खड़े हैं। इयन बिना हेजिटेशन के कंफर्म करता है कि वही मेज है जिसने डार्कनेस को समन किया। हालांकि बोलते समय वो उस डरावने बूढ़े आदमी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता जो उसके सामने खड़ा है, क्योंकि उससे निकलने वाली ब्लड लस्ट ओवरवेलमिंग है। वो क्रिमिनल तुरंत नाइट से उसे बचाने की भीख मांगने लगता है और बेशर्मी से झूठ बोलता है कि मेज ने बिना किसी वजह के उसे मारने की कोशिश की। इयन उसे डिसबिलीफ के साथ देखता है, समझ नहीं पाता कि वो आदमी इतनी आसानी से सच को कैसे मोड़ देता है। बूढ़ा नाइट अपनी आंखें संकरी करता है और सोचता है कि अगर इयन सच में मेज है तो ऐसा मर्डरस इंटेंट पूरी तरह बिलीवेबल है। ये सुनते ही इयन तुरंत इरिटेट हो जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बोलता रहता है और दावा करता है कि सारे मेजेस एक जैसे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर डेंजरस ब्लड लस्ट होती है और वो सोचते हैं कि वो बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के कुछ भी कर सकते हैं। इयन इन शब्दों से गहरा अपमान महसूस करता है और उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है। हालांकि जवाब देने से पहले ही बूढ़ा आदमी इतनी अथॉरिटी से बोलता है कि इयन को इस दुनिया के बारे में एक जरूरी बात समझ आती है। यहाँ खराब बोलचाल और ओवरवेलमिंग प्रेजेंस को अक्सर ताकत और स्किल का सबूत माना जाता है। फिर भी एक और नाइट आगे बढ़ता है और कहता है कि इयन की एबिलिटीज चाहे जितनी भी हों, इससे उसे विकेड मैजिक इस्तेमाल करने का हक नहीं मिलता। इयन ये सुनकर रुक जाता है, जबकि नाइट समझाता है कि खुद को डार्कनेस से घेरना, हेवन से मुंह मोड़ना और सन की लाइट को रिजेक्ट करना है। उसके मुताबिक डार्कनेस में छिपना सिर्फ एक कावर्ड का बिहेवियर है। इयन कुछ पल सोचता है, फिर गला साफ करके शांति से जवाब देता है कि हेवन के लॉज डे और नाइट दोनों को साथ रहने देते हैं। वो उनसे पूछता है कि अगर हेवन सिर्फ लाइट का है तो फिर नाइट क्यों एग्जिस्ट करता है। ये सुनते ही नाइट्स पूरी तरह कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, उनके चेहरे बदल जाते हैं और वो उसकी बात समझने की कोशिश करते हैं। जल्द ही उनमें से कई लोग उसके प्रति फैसिनेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि ये यंग मेज उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस मौके का फायदा उठाते हुए इयन पोलाइटली उनसे कहता है कि उसे जाने दें, क्योंकि उसकी सिस्टर अभी किडनैप हो गई है और उसे बचाना है। तुरंत ही नाइट समझ जाते हैं कि क्रिमिनल ने उन्हें शुरू से धोखा दिया था और सबकी नजरें गुस्से से उस झूठे आदमी पर टिक जाती हैं। बूढ़ा नाइट डीट्रिच नाम के आदमी को उसे गार्ड करने का आदेश देता है और खुद इनकी तरफ बढ़ता है। इयन का टाइम बर्बाद करने के लिए अपॉलॉजी के रूप में वो कहता है कि वो खुद उसकी सिस्टर को बचाने में मदद करेगा। जल्द ही वो डॉक्स पर पहुंचते हैं, जहां बाकी किडनैपर्स कैथी को बोट से स्मगल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उसे एक बॉडी बैग में कसकर बांध चुके होते हैं और भागने की जल्दी में होते हैं। नाइट्स ये देखकर गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स भागने ही वाले होते हैं। वहीं इयन टाइमिंग नोटिस करता है, सनसेट हो रहा है और अब उसकी मैजिक ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। बूढ़ा नाइट पूछता है कि क्या करना चाहिए और कहता है कि लड़की को बचाने के लिए सबको साथ काम करना होगा। नाइट्स लड़ाई के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन इयन उन्हें वार्न करता है कि सीधे बोट पर हमला करना खतरनाक हो सकता है। बूढ़ा आदमी पीछे हटने से मना करता है और कहता है कि वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। इयन बताता है कि उसने पास में एक बड़ा हुक देखा है और वो समहाउ बोट को शोर की तरफ खींचने का प्लान बना रहा है। बूढ़ा नाइट कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या वो शैडो मैजिक से ये करेगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है। इयन कैजुअली बताता है कि उसे कई टाइप्स की मैजिक का बेसिक नॉलेज है और वो एक से ज्यादा फॉर्म्स यूज कर सकता है। ये सुनकर बूढ़ा नाइट और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा लोगों को सिर्फ एक एलिमेंट में मास्टरी करते देखा है। बिना समय गंवाए इयन अपनी इन्फेमस मोरोनस लैंग्वेज में चांट करना शुरू करता है और रिवर को बुलाता है कि वो ऑब्स्टेकल्स बनाए और बोट को वापस खींचे। तुरंत ही रिवर उसकी बात मान लेती है। तेज करंट्स बोट को पीछे खींचने लगते हैं, वेव्स टकराकर उसे हिला देती हैं और पूरा सीन केओस में बदल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर इयन कैथी को सेफली बचा लेता है। जैसे ही वो आजाद होती है, वो राहत में उसे कसकर पकड़ लेती है। इयन तुरंत रियलाइज करता है कि अगर कैथी ऐसे ही अफेक्शन दिखाती रही तो ओल्ड नाइट जल्दी समझ जाएगा कि वो दोनों बिल्कुल सिबलिंग्स नहीं हैं। इसलिए वो ऑकवर्ड तरीके से उसे वापस हग करता है,
जबकि अंदर ही अंदर सोचता है कि वो पहले ही कितना एग्जॉस्टेड है। उसकी एनर्जी डेंजरसली लो हो चुकी है और अब वो बस इन वापस जाकर एक पीसफुल बाथ लेना चाहता है। दुर्भाग्य से इयन को अभी ये आइडिया नहीं है कि इस दुनिया में एक सिंपल शांत बाथ लेना उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। इसी बीच कासल में अचानक एक इमरजेंसी लेटर आता है। पता चलता है कि रिवरविल का एल्डेस्ट सन बर्नार्ड और रिवरविल का नाइट हैंसन पहले ही इयन की लोकेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बर्नार्ड और हैंसन दोनों दूर उठते स्मोक को नोटिस करते हैं और तुरंत अस्यूम करते हैं कि ये किसी बैटल से आ रहा है। वो चिंता करने लगते हैं कि शायद लॉर्ड की फियर्स सच हो रही हैं और नाइट्स और मेज के बीच फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। हैंसन सीक्रेटली सोचता है कि ये सिचुएशन पहले से ही काफी ट्रबलसम है, क्योंकि उसे पूरे समय इस शेल्टर्ड यंग मास्टर को साथ घसीटना पड़ा है। बर्नार्ड के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर वो और भी कन्विंस्ड हो जाता है कि उसे यहाँ लाना एक टेरिबल आइडिया था। वो एक स्पॉइल्ड बच्चे को बेबीसिट करते करते थक चुका है, लेकिन जब वो आखिरकार स्मोक के सोर्स तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां कोई बैटल नहीं हो रही। इसके बजाय नाइट्स एक्चुअली इयन की मदद कर रहे होते हैं जब वो खुले में बाथ ले रहा होता है, जिससे इयन खुद भी एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल और नर्वस है। बर्नार्ड और हैंसन तुरंत सीन में घुसते हैं और हैंसन जल्दी से यंग मास्टर को रुकने के लिए कहता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कोई डेंजर नहीं है और ये सच में सिर्फ एक बात है, दोनों पूरी तरह डम्फाउंडेड रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कोई खुले में कैजुअली कैसे नहा सकता है। फिर भी बर्नार्ड सस्पिशियस बना रहता है और खुद को कन्विंस करता है कि इसके पीछे जरूर कुछ डीपर चल रहा है। वो चारों तरफ इंटेंसली देखने लगता है, जैसे किसी हिडन मीनिंग को ढूंढ रहा हो। अचानक वो जोर से चिल्लाने लगता है कि रिवरविल के लॉर्ड के बेटे होने के नाते उसे हर चीज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए और डिमांड करता है कि कोई उसे फुल डिटेल में ब्रीफ करे। वो तुरंत चाइल्डिश टेंट्रम फेंक देता है, जबकि इयन पूरे सीन को बढ़ती हुई असहजता के साथ देखता है। ओल्ड नाइट, जिसका नाम एल्डर है, कामली कहता है कि वो सिचुएशन एक्सप्लेन करेगा, लेकिन बर्नार्ड एरोगेंट तरीके से उसे बीच में काट देता है और कहता है कि उसने एल्डर से कुछ नहीं पूछा। वो चाहता है कि इयन खुद जवाब दे। उसका एल्डर के प्रति डिसरिस्पेक्ट साफ दिखता है। बर्नार्ड फिर प्राउडली खुद को फैमिली का एयर इंट्रोड्यूस करता है और रूडली इयन को बात से बाहर आने और उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट दिखाने का आदेश देता है। इयन तुरंत रियलाइज करता है कि ये बिहेवियर वही है जिसके बारे में कैथी ने उसे बताया था। इस दुनिया में नोबल्स एक अजीब ट्रेडिशन फॉलो करते हैं जिसे मेज बेटिंग कहा जाता है। ये एक कस्टम है जहां नोबल्स जानबूझकर मेजेस को प्रोवोक करते हैं ताकि उनकी पावर और टेम्परामेंट टेस्ट कर सकें। अगर मेज इंसल्ट्स को साइलेंटली टॉलरेट करता है तो लोग उसे वीक मानते हैं, लेकिन अगर मेज फियर्सली रिएक्ट करता है तो उसे ट्रूली पावरफुल माना जाता है। ये समझकर कि बर्नार्ड उसे इंटेंशनली प्रोवोक कर रहा है, इयन उसके डिमांड्स को मानने से इनकार कर देता है। बर्नार्ड तुरंत रेज में एक्सप्लोड हो जाता है और चिल्लाता है कि इयन जैसे कोई नोबल को डिफाई कैसे कर सकता है। इयन कामली जवाब देता है कि उसे किसी स्पॉइल्ड लिटिल बॉय की बात मानने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। फ्यूरियस होकर बर्नार्ड अपने नाइट को आदेश देता है कि वो तुरंत मेज को कैप्चर करे। हालांकि नाइट खुद उसे काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है। उस पॉइंट पर इयन डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया। वो मानता है कि अर्लियर चाइल्डिश प्रोवोकेशन वो टॉलरेट कर सकता था, लेकिन उसे फ्रॉड की तरह ट्रीट करना पूरी तरह सीमा पार कर चुका है। बात से उठते हुए वो एक साथ अपनी डार्क मैजिक और लाइट मैजिक दोनों अनलीश करता है, जिससे ट्रैश बिन्स, एक्सेस और आसपास के ऑब्जेक्ट्स ऑमिनसली हवा में तैरने लगते हैं। हंसन जल्दी से सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है, यंग मास्टर के डिसरिस्पेक्ट के लिए माफी मांगता है और इयन को भरोसा दिलाता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ को पूरी तरह समझते हैं। अब इयन थोड़ा रिलैक्स करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये डिस्प्ले बर्नार्ड को पीछे हटाने के लिए काफी होगा, लेकिन वो पूरी तरह गलत साबित होता है क्योंकि बच्चा तुरंत एक और टेंट्रम में फट पड़ता है। इस बार इयन सच में डरने लगता है कि ये स्पॉइल्ड नोबल उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकता है, जिससे उसके पास फिलहाल कोऑपरेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगले दिन इयन कासल जाता है जहां रिवरविल का लॉर्ड खुद उसके साथ टी शेयर करता है और अपने बेटे के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। इयन पोलाइटली जवाब देता है कि माफी उसे मांगनी चाहिए क्योंकि शायद उसने भी बात को ज्यादा बढ़ा दिया। लॉर्ड फिर पूछता है कि क्या इयन अपनी कंपेनियन के साथ आया है, लेकिन इयन बताता है कि वो अभी कुछ काम में बिजी है और फिलहाल इनमें है। असल में वो जानता है कि कैथी अपनी सेफ्टी के लिए नाइट्स की प्रोटेक्शन में है। बातचीत जल्दी ही इयन के बैकग्राउंड पर आ जाती है और लॉर्ड उसके मास्टर का नाम पूछता है। इयन जवाब देता है कि उसके मास्टर का नाम लॉर्ड है और रिवरविल का लॉर्ड तुरंत उस नाम को पहचान लेता है। वो बताता है कि वो एकेडमी के राइजिंग स्टार्स में से एक है। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि क्या इयन के मास्टर ने कभी साउथ के बारे में बात की है,
जहां मैजिक एकेडमी लोकेटेड है। फिर बात पॉलिटिक्स की तरफ मुड़ जाती है और लॉर्ड पूछता है कि क्या इयन प्रिंसिपैलिटी ऑफ पलगार या प्रिंसिपैलिटी ऑफ रॉक्सलिन जाने की प्लानिंग कर रहा है। इयन मानता है कि उसे इन जगहों के बारे में कुछ पता नहीं है, जिस पर लॉर्ड समझाता है कि इन दोनों टेरिटरीज के बीच टेंशंस हाल ही में बहुत डेंजरस हो गए हैं। अपेरेंटली पलगार अब रॉक्सलिन पर नजरें गड़ाए हुए हैं और इयन तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब है कि जल्द ही वॉर शुरू हो सकती है। लॉर्ड फिर पूछता है कि क्या इयन खुद भी साउथ जाने वाला है, लेकिन इयन बताता है कि वो ईस्ट जा रहा है क्योंकि वो एक खास मिस्ट्री की तलाश में है। ये सुनकर लॉर्ड उसे एक गिफ्ट देने का फैसला करता है। इयन कंफ्यूज हो जाता है जब उसके सामने एक चेस्ट रख दी जाती है। लॉर्ड उसे खोलने के लिए कहता है और अंदर उसे एक स्टाफ मिलता है। लॉर्ड बताता है कि ये स्टाफ पहले एक फेमस एरोमेंसर का था और इसका नाम विंग्स गेट है। इयन उसे उठाता है और तुरंत महसूस करता है कि ये उसके लिए परफेक्टली सूटेड है। बाहर से ये एक नॉर्मल स्टाफ जैसा दिखता है, लेकिन उसे पकड़ना ऐसा लगता है जैसे एक असली मेज का सही प्रॉप मिल गया हो। फिर भी वो इस जेस्चर को दिल से अप्रिशिएट करता है। लॉर्ड कहता है कि इसे उसके बेटे के बिहेवियर को माफ करने के लिए ग्रेटिट्यूड के रूप में समझा जाए। इयन सिंसियरली धन्यवाद देता है और खुशी खुशी गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो मीटिंग से लौटता है उसे अचानक कोई उसका नाम जोर से पुकारते हुए सुनाई देता है। इयन तुरंत अलर्ट हो जाता है। कैथी घबराई हुई उसकी तरफ दौड़ती है और कहती है कि कुछ बुरा हो गया है। फिर वो एक रेवन दिखाती है जिसे उसने पकड़ा हुआ है। ये देखकर कि वो सिर्फ एक क्रो है, इयन शांत हो जाता है और कैथी राहत की सांस लेती है। ओल्ड मैन बताता है कि एक हंटर ने सुबह उस बर्ड को पकड़ा था और उसे पकाकर खाने वाला था, लेकिन कैथी ने उसे रोक दिया और क्रो को ले आई। इयन समझ जाता है कि कैथी पूरी तरह सीरियस है जब वो कहती है कि ये बर्ड उसे इयन की याद दिलाता है, क्योंकि दोनों के ब्लैक हेयर हैं और उसे लगता है कि फेट ने इसे उनके पास भेजा है, इसलिए वो इसे मरने नहीं दे सकती। कैथी एक्साइटमेंट से चमक रही होती है, जबकि इयन ओल्ड मैन से माफी मांगता है और कैजुअली कहता है कि वो इसे खा ही लें। ये सुनकर कैथी का दिल टूट जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो इतना कोल्ड हो सकता है। जबकि इयन उसे शांत करने की कोशिश करता है। नाइट्स पहले ही इस आसान लंच के बारे में सोचकर खुश हो रहे होते हैं। फिर अचानक इयन को एक आवाज सुनाई देती है जो उससे उसे बचाने की भीख मांग रही होती है। वह तुरंत दूसरों से कहता है कि एक पल रुकें, फिर सावधानी से उस रेवन को उठाता है और समझ जाता है कि वह क्रीचर डेस्परेटली हेल्प मांग रहा है। इयन उससे बात करना शुरू करता है और जल्दी नोटिस करता है कि भले ही बर्ड उसके वर्ड समझ नहीं पा रहा, लेकिन वह समहाउ रेवन को परफेक्टली समझ पा रहा है। वह रियलाइज करता है कि मोरोनियस लैंग्वेज यहाँ प्रॉपरली काम नहीं कर रही, शायद इसलिए क्योंकि क्रीचर में इनफ मिस्ट्री नहीं है जिससे मैजिक पूरी तरह कनेक्ट हो सके। वह और ज्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेवन पैनिक करता रहता है और बार बार वही बात दोहराता रहता है, जब तक कि इयन आखिर में इरिटेट होकर गुस्से में उसे चुप रहने को नहीं कह देता, क्योंकि वह ऑलरेडी उसे बचाने वाला है और उसे वही डेस्परेट प्ली 100 बार सुनने की जरूरत नहीं है। रेवन तुरंत शांत हो जाता है और इयन सोचता है कि भले ही क्रो उसकी लैंग्वेज ठीक से ना समझे, लेकिन उसे मूड समझना आता है और कब चुप रहना है ये भी पता है। नाइट्स उसे डिसबिलीफ में घूरते हैं क्योंकि मेज एक क्रो से ऐसे बात कर रहा है जैसे वह कोई इंसान हो। इयन समझाता है कि रेवन उससे हेल्प मांग रहा है और कैथी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसका बिलव्ड क्रो बच जाएगा। वह खुशी से चमकती है और कहती है कि उसे शुरू से पता था कि यह बर्ड स्पेशल है। एल्डर कमेंट करता है कि यंग लेडी में भी मिस्ट्रीज को सेंस करने की एबिलिटी है, ठीक इयन की तरह, और कैथी खुद की उससे तुलना सुनकर और ज्यादा खुश हो जाती है। इयन फिर केयरफुली क्रो के ब्रोकन विंग को हील करता है और कैथी खुशी से कहती है कि अब इंजरी जल्दी रिकवर हो जाएगी। इसके बाद वह पूछती है कि वे बर्ड के साथ क्या करेंगे, क्योंकि अगर उसे हंटर्स को वापस दे दिया तो वह खा लिया जाएगा और उसे बचाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इयन थोड़ी देर चुपचाप क्रो की आंखों में देखता है और रेवन फिर से उससे उसे छोड़कर ना जाने की भीख मांगता है, क्योंकि यहाँ के ह्यूमंस डरावने हैं। भले ही इयन को ये क्रीचर बेहद अनोइंग लगता है, फिर भी वह साई करता है और उसे अपने शोल्डर पर बैठा लेता है। कैथी तुरंत पूछती है कि क्या वे सच में उसे साथ ले जा रहे हैं, और इयन जवाब देता है कि हाँ, कम से कम तब तक जब तक उसका विंग पूरी तरह हील नहीं हो जाता। कैथी एक्साइटमेंट से चमक उठती है और इंसिस्ट करती है कि उसे एक प्रॉपर नेम देना चाहिए। वह कई सजेशंस देती है, लेकिन इयन को उनमें से एक भी पसंद नहीं आता, इसलिए आखिर में वह उसका नाम ओबेरॉन रख देता है। कैथी तुरंत उस नाम को पसंद कर लेती है और उसी पल से क्रो का नाम ओबेरॉन हो जाता है। बर्ड प्राउडली डिक्लेयर करता है कि अब वे उसके सेवा करने के ऑनर में जी सकते हैं, और इयन तुरंत सोचता है कि क्रो पहले ही बहुत ज्यादा चीकी होता जा रहा है। कैथी फिर सजेस्ट करती है कि शायद उन्हें नाइट्स के साथ ही ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ है कि सिर्फ दोनों का अकेले घूमना अनसेफ है। इयन उसके वर्ड्स पर सोचता है और रियलाइज करता है कि वह सही है,
क्योंकि ऑर्डिनरी बैंडिट्स कभी भी नाइट्स ऑफ सांटियागो द्वारा प्रोटेक्टेड ग्रुप पर अटैक नहीं करेंगे। फिर भी वह सोचता है कि अगर नाइट्स उनकी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा रहे तो क्या इससे उन्हें कोई फायदा होगा। इससे पहले कि वह और सोच पाए, एल्डर उनके पास आता है और पूछता है कि वे दोनों इतने वरीड क्यों दिख रहे हैं। वह उनके पास बैठकर समझाता है कि चाहे इयन कितना भी टैलेंटेड मेज क्यों ना हो, एक वुमन के साथ अकेले ट्रैवल करना बहुत डेंजरस है। इसी वजह से वह एक डील प्रपोज करता है जो एक डेंजरस मॉन्स्टर से जुड़ा है जो हाल ही में काउंट कटीना के टेरिटरी में दिखाई दिया है। एल्डर बताता है कि वहां जाते हुए नाइट्स एक क्रीचर का हंट करने वाले हैं जिसे मैंटिकोर कहा जाता है, एक ब्रूटल मैजिकल बीस्ट जो सिर्फ मजे के लिए इंसानों को मारने के लिए इनफेमस है। सरप्राइजिंगली इयन पहले से इस नाम को पहचानता है और पूछता है कि क्या एल्डर सच में उससे इतनी डेंजरस चीज के खिलाफ हेल्प चाहता है। एल्डर तुरंत समझाता है कि वे उसे फोर्स नहीं करना चाहते और उसकी इच्छा के खिलाफ उसे डेंजर में नहीं डालेंगे। हालांकि अगर इयन खुद उनकी मदद करना चाहे तो कोई उसे रोकेगा नहीं। इयन तुरंत मना कर देता है क्योंकि वह अपनी जान ऐसे हॉरिफाइंग मॉन्स्टर के खिलाफ रिस्क नहीं करना चाहता। हालांकि एल्डर तुरंत उसे रोकता है और साफ करता है कि उन्हें उसकी जरूरत किसी और वजह से है। वह बताता है कि जब ऑर्डर ने मैंटिकोर को हंट करने का अनाउंसमेंट किया तब काउंटिना के टेरिटरी के एक प्रीस्ट ने एक लोकल मेज को जबरदस्ती उनके साथ कोऑपरेट करने पर मजबूर कर दिया। नेचुरली मेज इस बिहेवियर से डीपली ऑफेंडेड हो गया और अब नाइट्स चाहते हैं कि इयन सिचुएशन को स्मूथ करे। क्योंकि इयन भी एक मेज है, एल्डर मानता है कि उसकी बात नाइट्स से कहीं ज्यादा वेट रखेगी। इयन इस प्रपोजल पर ध्यान से सोचता है और रियलाइज करता है कि यह कोई बुरा डील नहीं है। अगर उसे सिर्फ एक इरिटेटेड मेज को काल्म करना है तो बदले में उन्हें पूरे नाइटली ऑर्डर की प्रोटेक्शन और एस्कॉर्ट मिलेगी जो उसके और कैथी दोनों के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। आखिरकार वह ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वे साथ में जर्नी कंटिन्यू करते हैं और इयन जल्दी समझ जाता है कि नाइट्स ऑफ सैंटियागो के साथ ट्रैवल करना सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल है। ऑर्डर के मेंबर्स डिसिप्लिन्ड हैं और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स रखते हैं और उसकी यूजुअल केओटिक लाइफ के मुकाबले यह यात्रा ऑलमोस्ट स्ट्रेस फ्री बन जाती है। फिर भी अगर उसे कोई कंप्लेंट है तो वह यह है कि लगभग हर रात कोई ना कोई उसे और कैथी को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता रहता है। शुरुआत में कॉन्वर्सेशंस टॉलरेबल लगती हैं, लेकिन जल्द ही यह एंडलेस प्रीचिंग रेपिटेटिव, एग्जॉस्टिंग और इरिटेटिंग बन जाती है क्योंकि इयन को अपने बिलीफ्स छोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कोई और इंसिस्ट कर रहा है।